My first video lecture of pharmacology, that is aminoglycosides. तो बेसिकली हम एंटीबायोटिक्स वाली क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर नॉर्सेट एज वेल एज प्रोफेशनल एग्जाम्स. तो चलिए हम बात करते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स की. अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं. इसको हम सॉइल एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन करते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका जो यूज़ होता है वो होता है ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस के लिए. जितने भी ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन हो गए, कोलाई की वजह से, क्लेप्सेला, सेजेला, ये जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं, ये जो भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं उस केस में हम अमीनोग्लाइकोसाइड्स देते हैं. ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, सिस्टमेटिक एंड टॉपिकल. सिस्टमेटिक में क्या होता है? सिस्टमेटिक मतलब जो हमारे सिस्टम में जा रहा हो, जैसे कि अगर हम IV दे रहे हैं, IM दे रहे हैं, तो ये वैसे यूज़ होते हैं. और टॉपिकल में क्या है, जो हम स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं. तो सिस्टमेटिक में आ जाता है जेंटामाइसिन, अमीकासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कानामाइसिन एंड टोब्रामाइसिन. टॉपिकल में आता है न्यूमाइसिन एंड फ्रेमाइसिटिन. अब हम बात करते हैं कि इस ड्रग का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से ये ड्रग जो है बैक्टीरिया में काम करती है और इन्फेक्शन को ख़त्म करती है. तो पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल मैकेनिज़्म क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर. ये हमारा बैक्टीरिया है. इसके अंदर क्या होता है, एक mRNA होता है जिसपे हमारी जो राइबोसोमल की सब यूनिट्स हैं 50S एंड 30S वो बाइंड करती है. और फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है एंड बैक्टीरिया अपने तरह तरह के हार्मफुल इफेक्ट शो करता है. ठीक है, ये था हमारा नॉर्मल मैकेनिज़्म. अब बात करेंगे कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्या करते हैं, किस तरीके से इस मैकेनिज़्म को रोक के वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं. तो बेसिकली ये जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये अपना एक्शन दिखाते हैं बाय इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, अब ये कैसे कर रहे हैं? ये क्या करते हैं, ये जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं ये 30S राइबोसोमल यूनिट पर बाइंड कर जाते हैं. ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो भी इनहिबिट हो जाती है. ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को इनहिबिट कर रहे हैं. काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स हैं, आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कौन सी एंटीबायोटिक है जो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, कौन सी एंटीबायोटिक है जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करती है. तो आप इसका याद करने के लिए एक बेसिक रूल याद कर सकते हैं. ये रूल भी नहीं कि एक ट्रिक याद कर सकते हैं जो कि है अमीनोग्लाइकोसाइड्स. जैसे कि इसका नाम है अमीनोग्लाइकोसाइड्स, तो आप अमीनो से याद करते हैं क्योंकि अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं प्रोटीन की. तो अमीनोग्लाइकोसाइड आप अमीनो से याद कर सकते हैं कि ये जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं. ठीक है, और इसमें स्टार्टिंग में N भी आ रहा है. देखिए आप, जैसे अमीनो में N आ रहा है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इस N से ये नेगेटिव पे काम करेंगे. जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये उन पे काम करेंगे. अमीनोग्लाइकोसाइड्स में क्या होता है, ये जो एंटर करते हैं बैक्टीरिया के अंदर वो पोरेंस के थ्रू एंटर करते हैं. आपने पढ़ा होगा कि दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. ग्राम नेगेटिव में पोरेंस प्रेजेंट होते हैं वेयरएज ग्राम पॉजिटिव में पोरेंस नहीं होते हैं. तो ये ग्राम नेगेटिव में एंटर करते हैं थ्रू पोरेंस. जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी इस ड्रग की उतना ज़्यादा आपको इफेक्ट दिखेगा. और इस ड्रग के साथ एक ख़ास बात है, स्पेशल पॉइंट है कि ये ड्रग जो है पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट शो करती है. पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट का मतलब होता है कि ड्रग का जो टी हाफ था वो ख़त्म हो गया, या फिर ड्रग का जो प्लाज्मा में जो लेवल है वो ख़त्म हो गया, स्टिल हमें उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है. तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट. ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि ये ड्रग का टी हाफ तो शॉर्ट है लेकिन तब भी हम इसको दिन में एक बार ही देते हैं. ऐसा होता है ना कि जिसका टी हाफ शॉर्ट होता है उसके मल्टीपल डोजेस रिक्वायर होते हैं, बट इसका टी हाफ शॉर्ट होने के बाद भी हम इसको दिन में एक बार ही देते हैं क्योंकि ये ड्रग जो है पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट शो करती है. हम बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया है रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करता है अपने अंदर फॉर दिस एंटीबायोटिक. ये 3 तरह से होता है. सबसे पहले इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स, मतलब ये बैक्टीरिया जो है कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाने लगता है जो इस ड्रग को इनएक्टिवेट कर देता है. दूसरा मेथड होता है कि ये क्या कर देते हैं, जो बाइंडिंग हो रही है ना अमीनोग्लाइकोसाइड की राइबोसोम से, उस बाइंडिंग को किसी तरीके से अल्टर कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं. तीसरा मैकेनिज्म होता है कि बाय डिक्रीजिंग द परमेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक, मतलब जैसे पोरेंस चैनल थे, ये पोरेंस के थ्रू एंटर कर रहे थे, अब ये क्या कर देंगे, उन पोरेंस में ही कुछ ऐसा अल्टरेशन कर देंगे जिसकी वजह से जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया के अंदर आ ही नहीं पाएगी.
तो ये हमारा ओवरऑल मैकेनिज़्म प्लस रेजिस्टेंस था कि बैक्टीरिया कैसे रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। अब हम आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स पे, जो कि हमें हर ड्रग का लिखना बहुत ज़रूरी होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले हमें याद रखना है कि एब्जॉर्प्शन जो है गट में नहीं होता है। इस बैक्टीरिया का एब्जॉर्प्शन गट में बिल्कुल भी नहीं होता है, तो इसीलिए हम इसको या तो सिस्टमेटिक तरीके से देते हैं या तो हम इसको टॉपिकल अप्लाई करते हैं। जो टॉपिकल एप्लीकेशन होता है वो काफ़ी रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मेनली ये जो ड्रग है वो ब्लड वेसल्स में ही देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ड्रग जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है, इसलिए हमें इसकी मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ब्लड में ही मिलती है। मेटाबॉलिज्म पे आते हैं तो ये ड्रग मेटाबोलाइज ही नहीं होती है, नॉट मेटाबोलाइज। ये ड्रग्स जैसे ही हमने खाई है एज इट इज़ पास होती है थ्रू किडनी। तो एक्सक्रीशन क्या होता है इसका? किडनी के थ्रू होता है, इसीलिए ये नेफ्रोटॉक्सिक होती है। अगर हम इसकी हायर कंसनट्रेशन में देंगे, प्रोलॉन्ग यूज़ करेंगे तो किडनी पेशेंट में दिक्कत आ सकती है। मतलब किडनी के पेशेंट में देते ही नहीं है, या फिर कहते हैं ना कि डोज अल्ट्रेशन चाहिए होता है। जैसे हम कोई एक नॉर्मल पेशेंट है तो नॉर्मल पेशेंट में अगर हम 20 mg दे रहे हैं कोई चीज़, तो किडनी पेशेंट में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम 20 mg नहीं दे सकते हैं। उसको ऑलरेडी किडनी की प्रॉब्लम है, ये ड्रग भी किडनी की प्रॉब्लम कर देगा, तो उसमें हमें डोज का अल्ट्रेशन करना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि द अल्ट्रेशन ऑफ डोज इज़ रिक्वायर्ड फॉर किडनी पेशेंट और रीनल पेशेंट। तो सेम इसमें भी वही चीज़ होती है कि हमें जो डोज है वो उसका अल्टर करना पड़ता है। हम इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो सीवियर ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस जो होते हैं उनमें हम इसका यूज़ करते हैं। फिर कुछ अलग अलग जो ड्रग्स है अलग अलग इसकी हैं, उसके अलग यूजेस बताए गए हैं। जैसे कि नियोमाइसिन इज़ मोस्ट कॉमनली यूज फॉर बावल स्टेलाइजेशन बिफोर सर्जरी। सर्जरी से पहले हमें जो बावल है उसको स्टेराइल करने के लिए हम नियोमाइसिन को यूज़ करते हैं। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ फॉर नर्सेट। इसके बाद हम बात करते हैं जेंटामाइसिन। तो जेंटामाइसिन हम यूटीआई के केस में यूज़ करते हैं, निमोनिया के केस में यूज़ कर सकते हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस, सेप्टिसीमिया, मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। एंड जेंटामाइसिन इज़ द ओनली अमीनोग्लाइकोसाइड विच इज़ यूज इन द केस ऑफ मेनिंजाइटिस। क्योंकि हमने पढ़ा था ना ये जो ड्रग है इनका CSF में पेनिट्रेशन काफ़ी कम है, तो जेंटामाइसिन का ही इफ़ेक्ट जो है वो CSF में अच्छा देखने को मिलता है, इसीलिए ये जो है मेनिंजाइटिस में यूज़ होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की अगर हम बात करें तो ये TB के केस में हम यूज़ कर सकते हैं, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में यूज़ करते हैं, एंड ऑल्सो इट कैन बी यूज फॉर प्लेग। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आता है ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट।